जब हम कहते हैं कि भारत 5000 साल पुराना है तो लोग मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं इतना पुराना कोई देश कैसे हो सकता है। पर जो लिखने वाले थे उन्होंने लिखा था और जो पढ़ने वाले थे वो भूल गए। इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हमने लिखा है, बल्कि वो भी है जो दुनिया ने हमारे बारे में लिखा है। आज हम बात करेंगे कैसे दुनिया ने भारत को देखा है और क्यों हमारी कहानियां उनके इतिहास में गूंजती हैं। आज हम जानेंगे भांति की बातें में कि आखिर इंटरनेशनल हिस्ट्री हमारे बारे में क्या कहती है और हिस्टोरिकल हिस्टोरियन हमारे बारे में क्या लिखकर चले गए। क्यों भारत सालों तक दुनिया का एक इंपॉर्टेंट एपिसेंटर बना रहा, और लास्ट में एक ऐसा फैक्ट जो आपको एक नया नजरिया देगा भारत के आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स को देखने का। सो वेलकम टू भांति की बातें। तो हम भारतीयों को अक्सर बताया गया कि हमारा इतिहास वैदिक युग से शुरू होता है, पर सच ये है कि दुनिया ने हमें लिखना तब शुरू कर दिया था जब शायद हम खुद भी लिखना नहीं समझते थे। जी हाँ, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय जिक्र मिलता है 2300 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के व्यापारिक अभिलेखों में। इन अभिलेखों में एक रहस्यमयी शब्द बार बार आता है, मेलुहा। और आज दुनिया के पुरातत्वविद मानते हैं कि मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। यानी जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने चरम पर थे। और यहीं का एक शहर लोथल यानी सिटी ऑफ शिप्स, वहां बना डॉकयार्ड आज भी दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह समझा जाता है। और यहाँ से निकलते थे जहाज लेकर लकड़ी, मसाले, तांबा, हाथी दांत और कपास। और ये चीजें पहुंचती थी मेसोपोटामिया के शहर उर और सुमेर तक। सोचिए, जब दुनिया व्यापार का मतलब भी नहीं समझती थी, भारत एक एक्सपोर्ट हब बन चुका था। भारत उस दौर में लैंड ऑफ मेलुहा था, यानी कि इंडिया वॉज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट वॉज अ ब्रांड। हड़प्पा के लोग नदियों से संवाद करते थे, मिट्टी के बर्तनों में सभ्यता गूंथते थे और लिपि में दुनिया की पहली कहानी लिख रहे थे। इंडस स्क्रिप्ट अभी तक अनसुलझी है, लेकिन उसकी हर एक मोहर एक बात कहती है। ये वो सभ्यता थी जहां व्यवस्था, कला और विज्ञान साथ साथ जन्मे। मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ से लेकर वहां की जल निकासी प्रणाली तक हर चीज इतनी वैज्ञानिक थी कि आज के शहर भी उससे सीख सकते हैं। मेसोपोटामिया के व्यापारी भारत को मेलुहा मतलब लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स कहते थे। वहां के लोग भारत से आने वाले कपड़े को सिंधु कॉटन के नाम से पहचानते थे। और एक दिलचस्प बात, कुछ मेसोपोटामियन घरों की खुदाई में भारतीय शंख मिले हैं जो आज तक अरब सागर के अलावा कहीं और पाए नहीं जाते। इसका मतलब साफ है कि तब भी भारत और दुनिया समुद्र से जुड़े हुए थे और उस समय का ग्लोबलाइजेशन किसी कंपनी ने नहीं बल्कि मेलुहा ने शुरू किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यूनान का सम्राट सिकंदर दुनिया को जीतने निकला था। उसने मिस्र, फारस और मध्य एशिया तक सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब उसके सामने थी भारत की धरती, द लैंड बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन जब वो व्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सैनिक बोले कि हम लौटना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि भारत वो जगह थी जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट भी रुक गया, क्योंकि सामने थी एक राइजिंग पावर, नंदों का साम्राज्य और एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही समय था जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर चाणक्य नाम के गुरु ने एक सपना देखा, एक भारत का। उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया और दोनों ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य रचा जिसने पहली बार संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध दिया। और ये था मौर्यन एम्पायर, भारत का पहला यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जहां शासन सिर्फ राजवंश से नहीं, नीति और विचारों से चलता था। और यही वो क्षण था जब भारत पहली बार विश्व राजनीति का हिस्सा बना था। वैसे तो यूनान ने भारत को दूर से देखा था, पर समझा मेगास्थनीज ने। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया और उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, भारत के बारे में, और उसने लिखा कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ फिलोसफर्स एंड वॉरियर्स। सोचिए, उस युग में जब यूनान खुद को सभ्यता का केंद्र मानता था, उनके लेखक भारत को लैंड ऑफ विजडम कह रहे थे। उसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया, a city 9 miles long with 64 gates surrounded by wooden walls। उसने कहा कि यहाँ के लोग ईमानदार हैं,
और राजा प्रजा से परामर्श लेकर निर्णय लेता है। यानी भारत में जन भागीदारी की अवधारणा यूनान से भी पहले अस्तित्व में थी। मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में राजनीति नैतिकता से जुड़ी है और धर्म यहाँ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शासन का आधार है। यहाँ दार्शनिक राजा के साथ बैठे हैं और सैनिकों में अनुशासन है। यूनान के लिए ये एक एथेनियन ड्रीम जैसा था, लेकिन भारत में ये सभ्यता नहीं बल्कि व्यवस्था थी। सोचिए, जिस समय यूनान में प्लेटो और एरिस्टोटल लोकतंत्र की परिभाषा लिख रहे थे, उसी समय भारत में चाणक्य अर्थशास्त्र में सिद्धांत कर रहे थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य की शक्ति उसकी जनता के सुख में निहित है, और ये वही भावना थी जिसने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को स्थायित्व दिया और समृद्धि भी दी। ग्रीक ग्रंथों में भारत के लोगों को कहा गया है इंडोरी, यानी द पीपल ऑफ इंडस, और यही नाम आगे चलकर इंडिया बना। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ हमें कहते हैं भारतवर्ष, जहां हर व्यक्ति कर्म से राजा और धर्म से नागरिक था। यानी दुनिया हमें नाम से नहीं बल्कि नैतिकता और दर्शन से पहचानने लगी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया था, उसने भारत को पहली बार एक ऐसा चेहरा दिया था जो इंटरनेशनल था, और वही चेहरा आज भी हमारे सिक्कों, हमारे चिन्हों और हमारी आत्मा में मौजूद है। द लैंड ऑफ फिलोसफर्स एंड वॉरियर्स। कहते हैं विजेता इतिहास लिखते हैं, पर अशोक वो सम्राट था जिसने इतिहास की परिभाषा बदल दी। चंद्रगुप्त का पोता जिसने युद्ध के बाद नहीं पश्चाताप के बाद साम्राज्य रचा। वो क्षण जब कलिंग की धरती खून से लाल थी और अशोक के कानों में युद्ध का शोर नहीं, केवल घायल बच्चों और माताओं की चीखें गूंज रही थी। तभी उसने कहा कि अब मेरी तलवार नहीं, मेरा धर्म बोलेगा। अशोक ने उस दिन से धम्म को अपना शासन बना लिया। धम्म अर्थात धर्म, यानी करुणा, सत्य, समानता और सह अस्तित्व। उसने कहा कि आई कंसीडर ऑल मैन एज माई चिल्ड्रन, और इस वाक्य को उसने पत्थरों पर गुदवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि किसी भी राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दया है। भारत के अलग अलग कोनों में इन शिलालेखों में एक ही बात गूंजती है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा विजय मार्ग है। तो ये वो युग था जब बाकी साम्राज्य तलवार से फैल रहे थे, लेकिन भारत विचार से फैल रहा था। अशोक ने अपना संदेश भारत की सीमाओं तक ही नहीं रोका, उसने श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इजिप्ट और ग्रीस तक अपने धर्मदूत भेजे। ये भारत का पहला ग्लोबल पीस मिशन था। उसके फरमान अफगानिस्तान के कंधार में ग्रीक और आर्माइक भाषा में खुदे हुए हैं, ताकि विदेशी भी पढ़ सके कि भारत क्या कह रहा है। यूनानी राजा एंटियोकस, मिस्र के टोलेमी और पश्चिम एशिया के कई शासकों को उसने पत्र भेजे। लेट नो वन हार्म द अदर, लेट ऑल बी लिव हैप्पी। जब रोम और यूनान शक्ति की उपासना कर रहे थे, भारत दया की पूजा कर रहा था। अशोक ने सत्ता को सेवा बना दिया। उसने अस्पताल बनवाए, सड़कों पे पेड़ लगवाए, पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले। बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसने धम्म महापरिषद का आयोजन किया, जहां दुनिया भर के साधु आए और भारत का संदेश लेकर अपने देशों को लौटे। धीरे धीरे बौद्ध धर्म चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल तक फैल गया। यानी भारत ने अपनी सीमाएं नहीं बल्कि अपने संस्कार फैलाए। अशोक के शिलालेख आज भी अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक एक ही बात कहते हैं, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हार्म नन। ये शब्द आज के समय में और भी प्रासंगिक हैं। और सोचिए, 2200 साल पहले भारत ये सब सिखा रहा था। जब यूरोप में अभी एम्पायर्स बन ही रहे थे, अशोक को द एम्परर ऑफ कंसाइंस कहा गया। एक ऐसा शासक जिसने साबित किया कि विजय का अर्थ विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन होता है। ये भारत था जिसने दुनिया को सिखाया कि सत्ता से पहले शांति, और यही वो सबक है जो आज भी हर अशोक स्तंभ में जीवित है, जो हर बार हमें याद दिलाता है कि सच्चा सम्राट वो नहीं जो दुनिया जीत ले, बल्कि वो है जो खुद पर विजय प्राप्त कर ले। हर युग में इतिहास कुछ नामों को चमक देता है और कुछ को विवादों में ढक देता है। आज बात उसी एक नाम की, पुष्यमित्र शोण। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब भारत फिर से टुकड़ों में बंट रहा था, तब एक ब्राह्मण सेनापति ने सत्ता संभाली, लेकिन इतिहास ने उसे राजा नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर कहा, बौद्धों का अत्याचारी।
सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ था? ग्रीक लेखक और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों को जलाया, भिक्षुओं को मारा और स्तूपों को नष्ट किया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यह लिखा गया 200 साल के बाद में, तब जब बौद्ध और ब्राह्मण परंपराओं के बीच में मतभेद अपने चरम पर थे। यानी इतिहास का ये बयान शायद धार्मिक राजनीति का परिणाम था, न कि घटनाओं का प्रमाण। अब आइए सबूतों की तरफ। जब पुरातत्वविद जेम्स फर्ग्यूसन और अलेक्जेंडर कनिंगम ने सांची और भरहुत की खुदाई करी तो उन्हें शुंगकालीन शिलाएं मिली, जिनमें नए तोरण द्वार थे, नक्काशियां थी और बौद्ध प्रतिमाएं शामिल थी। यानी पुष्यमित्र के शासन में बौद्ध स्मारकों का विस्तार हुआ, विनाश नहीं। भरहुत स्तूप की रेलिंग पर किंग अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र का नाम खुदा हुआ है। क्या कोई राजा अपने नाम से उस धर्म के स्मारक पर खुदाई करवाएगा जिसे वो मिटाना चाहता है? शायद नहीं। लेकिन फिर ये नकारात्मक छवि आई कहां से? दरअसल भारत का इतिहास ज्यादातर विदेशी लेखकों ने लिखा, यूनानी, चीनी और बाद में अंग्रेजों ने। उन्होंने भारतीय ग्रंथों को अपने नजरिए से पढ़ा और ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट का एक संघर्ष बना दिया गया, जबकि वास्तविकता में पुष्यमित्र का शासन राजनीतिक था, धार्मिक नहीं। वो मौर्य सेनापति था जिसने अपने गुरु की हत्या करने वाले वंश से सत्ता छीनी थी और भारत को एक स्थिरता दी थी। तो अब सवाल ये नहीं कि पुष्यमित्र शुंग बुरा था या महान था, सवाल ये है कि उसका इतिहास किसने लिखा और किस उद्देश्य से लिखा। क्योंकि अगर आप केवल किताबों से पढ़ेंगे तो आपको घटनाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप पत्थरों से पढ़ेंगे तो आपको सत्य मिलेगा। और पत्थर ये कहते हैं कि शुंग काल वो समय था जब भारत ने राजनीतिक पुनर्जागरण देखा और कला, स्थापत्य और धर्म सब एक साथ फले फूले। भारत का इतिहास अक्सर भारत ने नहीं लिखा, दूसरों ने लिखा है और हमने आंखें मूंद कर उस पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन अब वक्त है हम अपने अतीत को दूसरों की आंखों से ही नहीं, अपनी दृष्टि से भी देखना सीखें। भारत हमेशा से दुनिया की नजर में रहा है, कभी आकर्षण के रूप में, कभी आश्चर्य के रूप में। अलग अलग सभ्यताओं ने हमें अलग अलग नजरिए से देखा है, अलग अलग नजरिए से लिखा है, पर हर बार भारत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा निकला है। 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने लिखा कि इंडिया इज द लैंड वेयर कंपैशन इज द लॉ एंड एजुकेशन इज ए बर्थराइट। वेन्सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला का वर्णन किया, जहां 10,000 भिक्षु गणित, खगोल और दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। उसने कहा यहाँ के राजा धर्म से शासन करते हैं, भय से नहीं। सोचिए, जब यूरोप अभी मध्यकाल की अंधकार यात्रा में था, भारत विश्वविद्यालयों की घंटी बजा रहा था। अरब यात्रियों ने भारत को कहा लैंड ऑफ विजडम एंड फ्रेग्रेंस। उनके लॉग बुक में लिखा मिलता है, द इंडियंस नो द स्टार्स बेटर देन वी डू। यहाँ से काली मिर्च, इलायची, नील, कपास, ये सब ब्लैक गोल्ड की तरह दुनिया भर में चले गए। अरब गणतज्ञों ने हमसे शून्य और दशमलव सीखे, जिन्हें आज अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, पर असल में वो इंडियन न्यूमरल्स थे। फिर आया यूरोप। शुरू में भारत को क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहता था, एक ऐसी भूमि जहां धर्म, दर्शन और गणित एक साथ जन्मे। पर धीरे धीरे वो सम्मान लालच में बदल गया। अब भारत उनकी नजरों में लैंड टू बी रूल्ड था। ज्ञान की भूमि अब औपनिवेशिक शिकार बन गई। दृष्टि बदलती रही, कभी भारत ज्ञान का केंद्र था, कभी व्यापार का, कभी राजनीति का, पर केंद्र हमेशा भारत ही रहा। क्योंकि भारत कभी सिर्फ धरती नहीं था, हमेशा से एक विचार था। वो दुनिया को जोड़ता भी है और समझाता भी है। अब आते हैं उस पर जिसे आज भी लोग माइथोलॉजी कहते हैं, पुराण। लेकिन क्या पुराण सिर्फ कल्पना भर है, या वो हमारे अतीत की वो आवाज है जिसे हमने कहानी समझ लिया? पुराणों में सिर्फ देवी देवताओं का जिक्र नहीं है, कथाएं नहीं है, यहाँ वंशावली भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है, राजनीतिक इतिहास का सटीक वर्णन भी है।
वायु पुराण में 99 राजवंशों का जिक्र है। भागवत पुराण में मौर्य वंश तक की श्रृंखला और मत्स्य पुराण में अशोक के दौर का उल्लेख मिलता है। सोचिए, जिस समय यूनान के इतिहासकार राजाओं की सूची बनाना सीख रहे थे, भारत वंशों की वंशावली लिख रहा था। पुराणों में राम से लेकर अशोक तक, पुष्यमित्र तक हर एक जिक्र है। पुराण दरअसल आर्काइवल रिकॉर्ड्स थे, धर्म ग्रंथ भी थे और डेटाबेस भी थे। इन ग्रंथों में नदी और पर्वतों के नाम हैं, नगरों की सीमाएं हैं और यहाँ तक कि जलवायु के विवरण भी हैं। वायु पुराण में कुशीनगर और अशोक वन का वर्णन मिलता है, जो आज अशोक के शिलालेख में दर्ज है। यानी पुराण कल्पना नहीं थे, वो डॉक्यूमेंटेशन थे, ब्रह्मा से लेकर ब्रिटिश काल की सभ्यता के बीच। और इतना ही नहीं, पुराणों में जिन नगरों का जिक्र है वो आज खुदाई में मिल चुके हैं। द्वारका, हस्तिनापुर, कुशीनगर, ये प्रमाण है कि जब पश्चिमी दुनिया केव आर्ट बना रही थी, तब भारत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिख रहा था। हमारी इतिहास लेखन की रीत कागज पर नहीं, स्मृति में थी। शिलालेख और पुराण उसका डेटा बैंक थे। तो जब अगली बार कोई किसी पुराण को कहानी कहे, तो याद रखिए वो कहानी नहीं, इतिहास की याददाश्त है। हमारे पूर्वजों का डेटाबेस है जो कहता है कि भारत ने इतिहास लिखा नहीं बल्कि जिया था। दुनिया ने हमारे इतिहास को अपने नजरिए से लिखा है, पर अब वक्त है हम अपनी कहानी अपने शब्दों में दोबारा लिखें। क्योंकि इतिहास वही नहीं होता जो बीत गया, इतिहास वो भी होता है जो याद रखा जाए। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली स्टोरी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए